तभी अचानक से उन लोगों की आंखों के सामने मौजूद स्टॉर्म कमजोर हो जाता है और वो लोग फाइनली अपनी आंखों के सामने अंधेरे के बजाय सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं। वीर और समर प्रताप की आंखों के सामने जो कुछ भी चल रहा था उसे वो लोग साफ साफ देख पा रहे थे और उस नजारे को देखते ही उन दोनों की आंखें लाल रंग की हो जाती हैं। उन लोगों के सामने एक बड़ा सा स्केलेटन था जो 100 फीट से भी ज्यादा लंबा और 1000 फीट चौड़ा था। उसने ज्यादातर विंड और सैंड को ब्लॉक करके रखा हुआ था और उसका ही नतीजा था कि वहां पर मौजूद स्टॉर्म बाकी सब जगहों के मुकाबले कमजोर था। हालांकि ये बात और थी कि वहां पर एक ह्यूमन बीइंग भी था जो इस समय स्केलेटन से लटका हुआ था। वो ह्यूमन बीइंग कोई और नहीं बल्कि फतेह आहलूवालिया था। इस समय फतेह आहलूवालिया स्केलेटन पर क्रूसिफाइड था। उसके हाथों और पैरों से खून निकल रहा था और उसके हाथ पैरों के साथ साथ उसकी आंखें भी स्केलेटन में कील के द्वारा ठुकी हुई थी। कुल मिलाकर वो देखने में किसी मरे हुए इंसान से ज्यादा नहीं लग रहा था। फतेह! समर प्रताप फतेह आहलूवालिया को देखता है जो कि इस समय स्केलेटन पर कील से ठुका हुआ था। फतेह आहलूवालिया को इस हालत में देखकर समर प्रताप का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वो अपनी मुट्ठी को इतनी कस के बंद कर देता है कि उसके नाखून उसकी हथेली में गड़ने लगते हैं। पर समर प्रताप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता है बल्कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर वीर को फतेह की बॉडी को नीचे लाने से रोक लेता है। यहां पर कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई जानबूझकर हमें यहां पर फुसला रहा है ताकि हम पर हमला कर सके। समर प्रताप हर एक शब्द को बहुत ही कामली कहता है। हालांकि ये बात और थी कि अपनी बात कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। इसलिए नहीं क्योंकि वो डरा हुआ था बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस समय गुस्से में आग बबूला था। मैं जानता हूं कोई हमें फुसला कर धोखे से यहां पर लाया है, लेकिन हमारे दुश्मनों को बाहर निकालने का एक ही तरीका है, हमें अंदर जाना होगा। वीर भी उस समय गुस्से में आग बबूला हो रहा था। आफ्टर ऑल किसी ऐसे की दर्दनाक मौत देखकर जिसे आप जानते हो वो कहीं से भी अच्छी बात नहीं थी। क्या तुम इसके लिए श्योर हो? वीर को देखते हुए समर प्रताप उससे पूछता है। 100% श्योर हूं। वैसे भी सकार ग्रह में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो मुझे जान से मार सकते हैं। अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ वीर समर प्रताप को जवाब देता है। ठीक है फिर चलो चलते हैं, चलकर फतेह की बॉडी को वापस लेकर आते हैं। उस स्केलेटन की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए समर प्रताप कहता है और समर प्रताप की बात सुनकर वीर अपना अम्ब्रेला उठाता है और उसके पीछे पीछे जाता है। भले ही वीर और समर प्रताप को इस समय नजर नहीं आ रहा था पर वहां पर उस स्केलेटन के आसपास कहीं पर एक आदमी और एक औरत खड़े हुए थे। एक ऐसी जगह जो कहीं से भी स्टॉर्म से अफेक्टेड नहीं थी। वो देखने में एक नॉर्मल और एलिगेंट अधेड़ उम्र का नजर आ रहा था। हालांकि ये बात और थी कि वो औरत देखने में काफी ज्यादा यूनिक नजर आ रही थी। उसके ऊपर की बॉडी एक औरत की थी पर उसके नीचे की बॉडी देखने में एक कन खजूरे के जैसी नजर आ रही थी जो हड्डियों और कांटों से बना हुआ था। अपरेंटली वो एक एलियन थी। वो लोग हमारे धोखे में आ गए हैं। वीर और समर प्रताप को उस स्केलेटन की तरफ बढ़ता हुआ देखकर उस औरत की आंखों में चमक आ गई थी। ब्लडबोन डीमन, क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो कि तुम उसे जान से मार सकती हो? उस अजीब सी औरत की तरफ देखते हुए वो आदमी उससे पूछता है। आप चिंता मत करिए मिस्टर गगन, मैं बिना किसी शक के चेयरमैन के लिए उसे जान से मार डालूंगी। आफ्टर ऑल रेगिस्तान का ये एरिया मेरा इलाका है। अपने चेहरे पर अजीब सी स्माइल के साथ ब्लडबोन डीमन कहती है और फिर वीर और समर प्रताप की तरफ देखती है। एज लॉन्ग एज वो लोग मेरे ब्लडबोन पपेट को नहीं छूते हैं, उन दोनों की बर्बादी पक्की है। खुद गॉड भी उन दोनों की मदद नहीं कर पाएंगे।
अपनी आंखों में बेरहमी के साथ वीर और समर प्रताप को देखते हुए ब्लड बोन डीमन कहती है, गुड, एज लॉन्ग एज तुम वीर रहेजा को जान से मारने में कामयाब हो जाती हो, चेयरमैन हमेशा ही तुम्हारे इस कंट्रीब्यूशन को याद रखेंगे। अपनी आवाज में कामनेस के साथ गगन कहता है। गगन की नजरें वीर और समर प्रताप पर टिकी हुई थीं, जो इस समय स्केलेटन को अप्रोच कर रहे थे। ब्लड बोन डीमन की आंखों में चमक मौजूद थी और अपनी सांप जैसी जबान का इस्तेमाल करके वो अपने होठों को चाट रही थी। वो वीर को ऐसे देख रही थी जैसे कि मानो वो किसी मरे हुए आदमी को देख रही हो। तुम जरा मेरा ध्यान रखना और मैं फतेह की बॉडी को नीचे उतारता हूं, स्केलेटन की तरफ उड़कर जाते हुए समर प्रताप कहता है। स्केलेटन के पास पहुंचकर समर प्रताप एक डेविल सोल स्वॉर्ड बुलाता है और फतेह अहलुवालिया के पीछे मौजूद हड्डियों को काटने लग जाता है। और जैसे ही फतेह अहलुवालिया की बॉडी नीचे की तरफ गिरती है, वो उसे पकड़ लेता है। हालांकि ये बात और थी कि जैसे ही समर प्रताप फतेह अहलुवालिया की बॉडी को पकड़ता है, फतेह अहलुवालिया की आंखें तपाक से खुल जाती हैं और उसकी बॉडी समर प्रताप के चारों ओर ऐसे लिपट जाती है जैसे कि मानो वो सांपों का एक ग्रुप किसी को जकड़ रहा हो। और फिर अगले ही पल फतेह अहलुवालिया की बॉडी में से बोन्स निकलती हैं और एग्जोस्केलेटन के जैसे समर प्रताप के चारों ओर लॉक हो जाती हैं। फतेह अहलुवालिया की लाश इस समय पूरी तरह से ट्विस्ट हो गई थी और अब वो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे कि मानो कोई स्केलेटन हो जिसमें बहुत सारा खून और फ्लैश मौजूद हो। स्केलेटन के कंट्रोल के अंडर समर प्रताप चाहकर भी वीर की तरफ वार किए बिना रह नहीं पाता है। इस नजारे को देखकर वीर और खुद समर प्रताप दोनों ही हैरान और शॉक्ड रह गए थे। ये तुम्हें क्या हो रहा है समर? समर का ये रूप देखकर वीर काफी ज्यादा हैरान होने के साथ साथ घबरा भी गया था। वो समर प्रताप की तरफ से आ रहे अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए समर प्रताप से पूछता है। वीर जानता था कि समर प्रताप इस समय किसी चीज के कंट्रोल में है, पर वो ये बात नहीं जानता था कि इस समय सिर्फ समर प्रताप की बॉडी ही पॉजेस्ड है या फिर उसकी बॉडी के साथ साथ उसका माइंड भी पॉजेस्ड है। मेरी बॉडी इस समय किसी और के कंट्रोल में है, तुम जाओ यहां से। समर प्रताप वीर की तरफ अपनी तलवार चलाता रहता है और साथ ही साथ वो वीर से यह कहता है, तो फिर मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। वीर अपने एक हाथ में अपना अम्ब्रेला पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में उसने अपनी टाइया स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था। अगले ही पल वो उन बोन्स की तरफ स्ट्रक करता है जो इस समय समर प्रताप के चारों ओर लॉक्ड थीं। समर प्रताप अचानक से ही दर्द के मारे चिल्लाता है और फिर अगले ही पल उसके मुंह में से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर वीर बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वीर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसका एम परफेक्ट था और यही वजह थी कि वीर श्योर था कि उसने समर प्रताप पर नहीं बल्कि उन खूनी बोन्स पर ही वार किया था। इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे में समर प्रताप को किस तरह से चोट लग गई। वीर नोटिस करता है कि वो सभी ब्लडी बोन्स इस समय पूरी तरह से ठीक थीं, पर समर प्रताप लगातार खून की उल्टी करता जा रहा था। ये देखकर वीर को समझते हुए देर नहीं लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। या तो अभी यहां से भाग जाओ या फिर मुझे जान से मार डालो। अपने दांत भींचते हुए समर प्रताप वीर से कहता है। उसे समझ में आ गया था कि वहां पर क्या चल रहा है, पर वीर इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहता था और यही वजह थी कि वो एक बार फिर से उन ब्लडी बोन्स को दो अलग अलग जगहों से स्लैश करता है, पर एक बार फिर से वही चीज होती है। ब्लडी बोन्स हिट हो जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में घायल समर प्रताप हो रहा था। ब्लडी बोन्स खुद पर हुए सारे के सारे डैमेज को सीधा समर प्रताप तक पहुंचा रही थीं। वीर को इस समय चाहकर भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से किस तरह से डील करे और इसलिए उसे अपने अम्ब्रेला और टाइया स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके सभी अटैक्स को खुद से दूर रखना पड़ रहा था।
वीर और समर प्रताप दोनों को ही इस बात का एहसास हो रहा था कि उनके पास समय खत्म हो रहा है, पर फिर भी वीर को अब तक समर प्रताप से लड़ने का मौका नहीं मिल पाया था। और यही वजह थी कि वीर को समर प्रताप की एक्चुअल फाइटिंग पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर हां, वो इस बात के लिए जरूर श्योर था कि समर प्रताप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अब वही समर प्रताप पूरी तरह से ब्लडी बोन्स के कंट्रोल में है। पर फिर भी वो अपनी ब्लेड टेक्निक्स को परफॉर्म कर पा रहा था। हालांकि समर प्रताप के पास केवल एक जेमस्टोन जीन कोर था, पर फिर भी उसकी ब्लेड टेक्निक ने वीर को काफी ज्यादा शॉक्ड कर दिया था। समर प्रताप की टेक्निक एलिगेंट और काम थी, लेकिन देखने में वो बहुत ज्यादा कमाल की या मिस्टीरियस नजर नहीं आती थी। उसकी स्किल्स गॉड का प्रतिशोध की स्किल्स के जैसी नहीं थी, जो कॉम्प्लिकेटेड को भी सिंपल में बदल देता था, और न ही समर प्रताप के स्किल्स में 6 पाथ्स की काबिलियत की बारीकी थी। समर प्रताप के हर एक मूव्स देखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल और प्लेन नजर आ रहे थे, पर वो सिंपल और ऑर्डिनरी नजर आने वाली स्वॉर्ड टेक्निक्स देखने में काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे थे और शायद अनब्रेकेबल भी। समर प्रताप की स्वॉर्ड टेक्निक्स ने किसी बेस और ऑर्डिनरी चीज को एक ऐसी चीज में बदल दिया था जो कि रेयर और अवास्तविक थी। हालांकि समर प्रताप की टेक्निक्स में कुछ खामियां थीं, लेकिन उन अटैक्स से निकल रहे प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी किसी एम्परर के जैसी महसूस हो रही थी, जिसे कोई भी बाईपास नहीं कर सकता था। हालांकि वीर की ब्लेड टेक्निक्स भी अच्छी थी, पर फिर भी वीर के लिए केवल अपनी तलवार का ही इस्तेमाल करके समर प्रताप के अगेंस्ट जीतना मुश्किल होगा। पर क्योंकि वीर का फोकस स्वॉर्ड्स पर नहीं था, इसलिए उसके पास बहुत से ऐसे मेथड्स थे जिससे वो समर प्रताप को सप्रेस कर सके। बात जब स्ट्रेंथ की आती है, तब समर प्रताप का वीर से कोई मुकाबला ही नहीं था। इनफैक्ट अगर समर प्रताप इस समय वीर का दोस्त न होकर उसका दुश्मन होता, तो वीर ने ऑलरेडी अब तक उसे जान से मार डाला होता। पर वीर अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, और इसीलिए न चाहते हुए भी वो डिफेंसिव साइड पर रहने के लिए मजबूर था, जिसकी वजह से वीर डिसएडवांटेज में आ गया था। इस बात का खास ध्यान रखते हुए कि वो समर प्रताप को किसी तरह से चोट न पहुंचा दे, वीर को लगातार पीछे की तरफ कदम लेने पड़ रहे थे, और कुछ कदम लेने के बाद वीर वापस उस स्टॉर्म में चला गया था, जिसकी वजह से उसे अपने आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और फिर टैंग! समर प्रताप, जो कि इस समय ब्लडी बोन्स के द्वारा कंट्रोल्ड था, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो उस स्टॉर्म के द्वारा कहीं से भी अफेक्टेड था, बल्कि अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था और किसी परछाई की तरह वो स्टॉर्म में इधर उधर फुदक रहा था। वीर समर प्रताप की तरफ से एक और स्ट्राइक को अपने से दूर करता है, पर फिर भी एक स्वॉर्ड अचानक से समर प्रताप के लेफ्ट हैंड में आ जाती है और अगले ही पल वो स्वॉर्ड वीर के कंधे पर भोंक दी जाती है, जिसकी वजह से वीर का कंधा एक बार फिर से ब्लीड होना शुरू हो जाता है। वीर फिर अपनी खुद की स्वॉर्ड को घुमाता है, लेकिन वो चाहकर भी ब्लडी बोन्स को स्लैश नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ समर प्रताप एक बार फिर से स्टॉर्म में कहीं गायब हो गया था। समर प्रताप, जिसने इस समय 2-2 स्वॉर्ड्स पकड़ी हुई थीं, वो और भी कहीं ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। समर प्रताप स्टॉर्म का कवर लेकर बार बार वीर पर अटैक किए जा रहा था, लेकिन फिर भी वीर अटैक करने के बजाय केवल डिफेंड कर पा रहा था। समर प्रताप हर उस ओपनिंग का फायदा उठा रहा था जो वीर उसे प्रोवाइड कर रहा था, और वीर के घाव और ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे थे और उन घावों में से उसका खून बहता जा रहा था। मुझे जान से मार डालो, अपनी भारी आवाज में समर प्रताप चिल्लाते हुए कहता है, और उसकी आंखें लाल रंग की हो गई थी। पर वीर समर प्रताप पर इस तरह से अटैक नहीं कर सकता था। मैं कुछ ना कुछ सोचता रहूंगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही जो मैं कर सकता हूं। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। समर प्रताप की तरफ से आ रहे अटैक्स को खुद से दूर रखते हुए वीर उससे कहता है, लेकिन ऐसा कहने के बावजूद वीर चाहकर भी कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। वो समर प्रताप को जान से नहीं मार सकता था, लेकिन वो इस तरह से
स्टॉर्म में समर प्रताप की तरह तेजी से अटैक्स को डॉज नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वीर के पास सरवाइव करने का इकलौता तरीका केवल समर प्रताप को जान से मारना ही बचा था। वीर अब और भी ज्यादा से ज्यादा घायल हो गया था और उसकी पूरी की पूरी बॉडी खून से कवर्ड हो गई थी। मुझे लगा था कि वीर रहेजा को जान से मारने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि उसने ब्लड बोन पपेट को छुआ तक नहीं था। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कि यह जरूरी नहीं रह गया था। ह्यूमंस वाकई में बहुत ही अजीब बीइंग्स होते हैं। वो लोग लिटरली दूसरों के लिए खुद की जान दे देते हैं। बहुत ही अजीब है, लेकिन मुझे ये फीलिंग पसंद है। ब्लड बोन डीमन समर प्रताप और वीर को देखती है, जो इस समय स्टॉर्म में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, और फिर वो अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहती है, ह्यूमंस वाकई में बहुत ही बेवकूफ बीइंग्स होते हैं, क्योंकि वो आमतौर पर वही चीजें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। अपनी आवाज में कामनेस के साथ गगन कहता है। अभी ब्लड बोन डीमन कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी समर प्रताप आगे की तरफ उछलता है और अपनी तलवार को वीर के दिल के थ्रू उतार देता है। अगले ही पल वीर जमीन पर गिरा हुआ था। मिस्टर गगन, काम हो गया। अपनी आवाज में एक्साइटमेंट के साथ ब्लड बोन डीमन गगन से कहती है, तुम्हें और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। वो ह्यूमन बीइंग एक्सेप्शनल है। जमीन पर पड़ी हुई वीर की बेजान बॉडी को देखकर गगन कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मिस्टर गगन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लड बोन डीमन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और अगले ही पल वो चलते हुए वीर और समर प्रताप की तरफ चला जाता है। समर प्रताप इस समय स्टॉर्म में खड़ा हुआ था। तभी अचानक से उसके चारों ओर मौजूद स्टॉर्म गायब हो जाता है और फिर एक आदमी और एक औरत समर प्रताप की तरफ जाने लगते हैं। एग्जैक्टली कहा जाए तो वहां पर 3 लोग आ रहे थे। उस औरत की लोअर बॉडी एक कन खजूरे की थी और उसने एक ऐसे आदमी को उठाया हुआ था जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया हो। हालांकि वो अभी भी थोड़ा सा होश में था, लेकिन वो अपने होठों और आंखों तक को हिला नहीं पा रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि फतेह आलूवालिया था। कौन हो तुम? समर प्रताप चिल्लाते हुए गगन से पूछता है और उसकी आंखें शौक के मारे खुली की खुली रह गई थीं। अपरेंटली वो ये बता सकता था कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन का मास्टर ये गगन ही है। ब्लड बोन डीमन समर प्रताप को देखकर अजीब तरह से स्माइल करती है। समर प्रताप चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल वो अपने हाथ में ब्लेड को उठाता है और वीर को स्टैब कर देता है, जो कि देखने में ऑलरेडी बेजान लग रहा था। देखा आपने मिस्टर गगन, वो ह्यूमन अब पूरी तरह से मर चुका है, ब्लड बोन डीमन कहती है और फिर वो पैरालाइज्ड फतेह आलूवालिया को जमीन पर फेंक देती है। ये आदमी अब पूरी तरह से बेकार है। फतेह आलूवालिया को जमीन पर फेंककर ब्लड बोन डीमन फिर अपने बोन्स जैसे नजर आने वाले क्लॉज के द्वारा उसकी तरफ स्टैब करती है। लेकिन इससे पहले कि ब्लड बोन डीमन अपने पंजों से फतेह आलूवालिया को स्टैब कर पाती, उसके आसपास का स्पेस अचानक से ही ट्विस्ट हो जाता है और अगले ही पल लाइट की एक ट्रेस फ्लैश होती है और उन क्लॉज को काट देती है जो फतेह आलूवालिया की तरफ बढ़ रहे थे। तुम अभी जिंदा हो? ब्लड बोन डीमन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो उस आदमी की तरफ देखती है जिसने अभी अभी फतेह आलूवालिया को बचाया था और अब उसे सहारा दे रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद वीर था, जिसे इतनी देर से वो लोग मरा हुआ समझ रहे थे। अब तुम ऑलरेडी बाहर आ चुकी हो, तो मुझे अब मरा हुआ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर कहता है। वीर ने अपने हाथ में स्प्लिट नाइफ पकड़ा हुआ था और साथ ही साथ वो अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा के साथ फतेह की बॉडी को भी चेक कर रहा था। फतेह आलूवालिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे जहर दिया गया हो, लेकिन वो जहर जानलेवा नहीं था।
वीर की बात सुनकर ब्लड बोन डीमन को समझते देर नहीं लगती है कि वो ट्रिग्ड की गई है, और वो भी गगन के सामने। और यही वजह थी कि अगले ही पल वो इस शर्मिंदगी के मारे गुस्से में आ जाती है। इसे जान से मार डालो, अभी इसी वक्त इसे जान से मार डालो। गुस्से में चिल्लाते हुए ब्लड बोन डीमन समर प्रताप से कहती है। ब्लड बोन डीमन कई बार चिल्लाकर समर प्रताप को वीर को जान से मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि समर प्रताप, जिसे एक्चुअल में ब्लडी बोन पपेट के द्वारा कंट्रोल्ड होना चाहिए, वो ब्लड बोन पपेट का ऑर्डर मानकर वीर को जान से मारने के लिए उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। ब्लडी बोन इस समय कांप रही थी और समर प्रताप की बॉडी को आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी, पर समर प्रताप अभी भी अपनी जगह से बिना हिले डुले वहीं पर ही खड़ा हुआ था। उसकी बॉडी में से गोल्डन लाइट के ट्रेसेस बर्स्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से समर प्रताप की बॉडी देखने में गोल्डन बुद्धा के जैसी नजर आने लगी थी। और फिर पैंग, किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट के जैसे समर प्रताप की बॉडी में से लाइट एक्सप्लोड होती है और अगले ही पल वो गोल्डन सन में बदल जाता है, जो उस स्केलेटन की बॉडी की बहुत सी बोन्स को जलाकर राख कर देता है, जिसने उसे कैद करके रखा हुआ था। वो टूटी हुई ब्लडी बोन्स वापस से ब्लड बोन डीमन की तरफ चली जाती हैं। वो ब्लडी बोन पपेट ब्लड बोन डीमन का सेल्फ जीन कोर था, और अपने जीन कोर के घायल हो जाने के बाद वो खुद भी थोड़ा घायल हो गई थी। गोल्डन लाइट के जाने के बाद समर प्रताप बहुत ही कामली स्केलेटन की बंदिशों से बाहर निकलता है। वो बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। इम्पॉसिबल, ये किस तरह से पॉसिबल है? ब्लड बोन डीमन को चाहकर भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आफ्टर ऑल, उसके पास एक सुपर जीन कोर था, जबकि समर प्रताप के पास केवल एक जेमस्टोन जीन कोर था। पर उसके बावजूद वो न सिर्फ समर प्रताप को कंट्रोल करने में नाकाम रही थी, बल्कि उल्टा समर प्रताप ने उसे ही घायल कर दिया था। भले ही उसका ब्लडी बोन पपेट बस थोड़ा सा ही घायल हुआ था, लेकिन फिर भी ये ब्लड बोन डीमन को कतई मंजूर नहीं था कि उसके ब्लडी बोन पपेट को हल्की सी भी खरोंच पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली मेरी एंडलेस बुद्धा बॉडी अभी भी जेमस्टोन लेवल पर ही है। मैं अभी भी एक सुपर जीन कोर का मुकाबला नहीं कर सकता हूं। समर प्रताप बहुत ही कामली कहता और थकान के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, ब्लड बोन डीमन चिल्लाते हुए कहती है। समर प्रताप ने अपनी बात बहुत ही कामली कही थी, लेकिन फिर भी समर प्रताप ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर ब्लड बोन डीमन को गुस्सा आ गया था। अगले ही पल ब्लडी बोन पपेट ब्लड बोन डीमन की बॉडी के साथ आगी हो जाती है और वो उसके चारों ओर एक ब्लड बोन आर्मर फॉर्म कर देता है। अगले ही पल ब्लड बोन डीमन खतरनाक तरीके से चिल्लाती है और किसी अजीब से ड्रैगन के जैसी विंड और सैंड के साथ समर प्रताप की तरफ भागते हुए जाने लगती है। वीर की पीठ पर बटरफ्लाई विंग्स कांपने लगते हैं और ब्लड थर्स्टी एंड किंग एक चमकती हुई लाइट के साथ शाइन करने लगता है। तभी अचानक से वीर अपने और ब्लड बोन डीमन के बीच की दूरी को खत्म कर देता है और विंड और सैंड में जाता हुआ ब्लड बोन डीमन को स्लैश कर देता है। इसके पहले कि ब्लड बोन डीमन समर प्रताप तक पहुंच पाती, वीर का ब्लेड ऑलरेडी उसकी बॉडी और उसकी बॉडी को कवर करने वाले ब्लड बोन आर्मर को काट चुका था और फिर सुपर एलियन ब्लड बोन डीमन मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है, उसका जीन कोर हासिल नहीं हुआ है। इस सुपर एलियन का फ्लैश खाया नहीं जा सकता है, लेकिन आप इसका लाइव जीन एसेंस हासिल कर सकते हैं। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइव जीन एसेंस हासिल करें। अपनी पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर वीर अपने होंठ चाटता है, लेकिन एक डेविल सोल हासिल न होने की वजह से वो थोड़ा सा अपसेट भी था। हालांकि ये बात और थी कि वीर मूव करना बंद कर देता है, बल्कि वो टाइम और स्पेस के थ्रू जाकर अपना स्प्लिट नाइफ गगन की तरफ स्लैश करता है। हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे और अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी कि तुम्हारा सामना इस एलियन के जैसे किसी बेवकूफ से होगा। वीर की तरफ देखते हुए गगन स्माइल करते हुए कहता है,
अगली बार ऐसा कुछ देखने के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। इतना कहने के बाद वीर टाइम और स्पेस के थ्रू होकर टेलीपोर्ट होता है और तेजी से गगन की तरफ बढ़ते हुए अपने ब्लेड को गगन की बॉडी में भोंक देता है। हालांकि ये बात और थी कि गगन अभी भी स्माइल कर रहा था और उसकी बॉडी और ज्यादा से ज्यादा लाइट होती जा रही थी जब तक कि वो पूरी तरह से गायब नहीं हो जाती है। वीर का ब्लेड ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने किसी फैंटम को स्लैश किया हो। वो डायरेक्टली पूरी तरह से चला गया था और उसके बावजूद उसने किसी भी चीज को छुआ नहीं था। कौन था वो? उस तरफ देखते हुए जहां पर से गगन की बॉडी गायब हुई थी, समर प्रताप पूछता है। मुझे बस इतना पता है कि वो द न्यू कम्युनिटी से है और उसका नाम गगन है। वीर फतेह की तरफ देखते हुए कहता है, जो अभी भी मूव नहीं कर पा रहा था। सॉरी, तुम लोगों को बेकार में ही इन सब चीजों में घसीट लिया गया। वो लोग एक्चुअली मेरे पीछे आ रहे थे। फतेह अहलूवालिया को देखते हुए वीर एक गहरी सांस लेता है और फतेह को देखते हुए समर से माफी मांगता है। वीर की बात सुनकर समर प्रताप कुछ नहीं कहता है और केवल अपना सिर हिला देता है। वो चलते हुए फतेह अहलूवालिया के पास जाता है और फिर फतेह की बॉडी को चेक करते हुए उसकी आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। इसे जहर दिया गया है। होपफुली पृथ्वी ग्रह पर कुछ है जो इसकी मदद कर सकता है। एक गहरी सांस लेते हुए समर प्रताप कहता है, पृथ्वी ग्रह के एंटीडोट्स आमतौर पर सर्टेन तरह के जहर के लिए डिजाइंड होता है, लेकिन इन अलग अलग ग्रहों के जहर पृथ्वी ग्रह के जहर से थोड़ा अलग होते हैं। और यही वजह थी कि यह कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि पृथ्वी ग्रह के एंटीडोट्स उस जहर के अगेंस्ट काम करेंगे जो फतेह अहलूवालिया को दिया गया है या नहीं। सिल्वर फॉक्स को एक बार कोशिश करने दो, शायद यह काम कर जाए। वीर फिर फतेह अहलूवालिया को उठाता है और गुफा की तरफ जाने लग जाता है। ब्लड बोन डीमन के जान से मारे जाने के बाद जो तूफान वहां पर आ रहा था वो भी रुक जाता है। वीर ने ब्लड बोन डीमन के लाइफ जीन एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया था और उसे इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुशी थी। आफ्टर ऑल, इस ट्रिप का मेन मकसद लाइफ जीन एसेंस हासिल करना ही तो था। भले ही उस लाइफ जीन एसेंस को हासिल करने में उसे थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, पर फिर भी उसे जो हासिल हुआ था उसके लिए वो खुश था। वीर जब तक उस गुफा तक पहुंचता है तब तक सिल्वर फॉक्स और बाकी सब गुफा से बाहर आ गए थे। जब वीर ने सिल्वर फॉक्स के बगल में फतेह अहलूवालिया को लिटाया था तब वो किसी लाश के जैसा ज्यादा लग रहा था। सिल्वर फॉक्स, क्या तुम इसके अंदर मौजूद जहर से छुटकारा दिला सकते हो? अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो क्या कम से कम पहले इसकी जान बचा सकते हो? फतेह अहलूवालिया को सिल्वर फॉक्स के पास लिटाकर वीर उससे पूछता है और वीर की बात सुनकर सिल्वर फॉक्स कुछ नहीं कहता है और लाइटनिंग की स्ट्रीम के साथ सिल्वर फॉक्स फतेह अहलूवालिया को हिट करने लगता है। सिल्वर फॉक्स के ऐसा करते ही फतेह अहलूवालिया का ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला चेहरा ट्विस्ट हो जाता है। देखो, इसकी लाइफ फोर्स रिकवर हो रही है। कमाल है ना? जब समर प्रताप देखता है कि फतेह अहलूवालिया रिकवर कर रहा है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो चाहकर भी सिल्वर फॉक्स को कॉम्प्लीमेंट किए बगैर रह नहीं पाता है और फिर वो वीर की तरफ पलटता है। फतेह अब सेफ है और तुम भी बहुत ज्यादा बुरी तरह से घायल हो गए हो। इस फॉक्स से कहो कि अब वो तुम्हें हील करे। वीर की तरफ देखते हुए समर प्रताप उससे कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को हील कर सकता हूं। सिल्वर फॉक्स को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर वीर तुरंत ही अपने हाथों को वेव करता है। हालांकि सिल्वर फॉक्स एक स्किल्ड हीलर था, लेकिन उसकी लाइटनिंग बेस्ड हीलिंग पावर्स वीर को बहुत अच्छी महसूस नहीं होती थीं। इनफैक्ट सिल्वर फॉक्स की हीलिंग के बजाय वीर होली राइनो की पावर को सिम्युलेट करके खुद को धीरे धीरे हील करना ज्यादा पसंद करेगा। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और उसके जख्म जानलेवा नहीं थे। समर प्रताप और वीर दोनों ही अच्छे से जानते थे कि स्केलेटन पर जो आदमी हैं वो फतेह अहलूवालिया नहीं है, लेकिन उसके बाद वहां पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ असली था। उन लोगों ने
एक दिखावा क्रिएट किया था जिससे वो ब्लड बोन डीमन को लालच देकर बाहर निकाल सकें। वीर ने बहुत ही केयरफुली कंट्रोल किया था कि उसे कहां पर चोट लग रही थी, और समर प्रताप के कोऑपरेशन के साथ वो एक्चुअल में बुरी तरह से घायल नहीं हुआ था। जो स्पॉट्स स्वॉर्ड के द्वारा स्टैब्ड हुए थे वो देखने में भले ही जानलेवा नजर आ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके ऑर्गन्स और हड्डियों को चोट पहुंचाने के लिए काफी नहीं थे। केवल वीर का फ्लैश ही घायल हुआ था। सिल्वर फॉक्स के कांस्टेंट ट्रीटमेंट के अंदर फाइनली फतेह अहलूवालिया के मुंह से एक आवाज निकलती है जो उसकी इस हालत में पहली आवाज थी। वो इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि खुद वीर और समर प्रताप भी उसे सुनकर डरे बगैर रह नहीं पाए। फतेह अहलूवालिया की बॉडी से जहर को पूरी तरह से निकालने के लिए सिल्वर फॉक्स उसे ट्रीट करता जा रहा था। हालांकि फतेह अहलूवालिया उसके बाद तो किसी तरह की कोई आवाज नहीं निकालता है, पर उसका चेहरा अभी भी ट्विस्ट हो रहा था। फतेह अहलूवालिया की बॉडी से जहर के पूरी तरह से निकल जाने के बाद समर प्रताप और फतेह अहलूवालिया वीर और बाकी सबको फिर उस शेल्टर में ले जाते हैं जहां पर वो दोनों रह रहे थे। हालांकि वो एक छोटा सा शेल्टर था जो कि डेजर्ट में मौजूद था, लेकिन एक्चुअल में वो एक प्राइमरी शेल्टर ही था जो कि ऑलरेडी अबैंडन्ड था। इनफैक्ट समर प्रताप और फतेह अहलूवालिया के अलावा वहां पर और कोई भी नहीं रहता था। वो लोग 2 दिनों तक उस शेल्टर में रहते हैं, जिसके बाद वीर एक बार फिर से शिकार के लिए चला जाता है। जो इन्फॉर्मेशन उसे फतेह अहलूवालिया और समर प्रताप ने प्रोवाइड की थी, उसके हिसाब से वीर ने इस बार एंशिएंट डीमन बीस्ट नाम के एक सुपर एलियन को अपने अगले टारगेट के तौर पर चुना था। मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को इंप्रूव करने की जरूरत है। द न्यू कम्युनिटी ने ऑलरेडी अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है, इसलिए मुझे उन पर पहले अटैक करना होगा। मैं बस यहां पर रहकर उनकी अगली चाल का इंतजार नहीं कर सकता जब वो सामने से आकर मुझे वापस से हिट करें। एक गहरी सांस लेते हुए वीर मन ही मन सोचता है। वो इस समय यही उम्मीद कर रहा था कि मिस्टर चौहान जल्द से जल्द ये पता लगा सकें कि द न्यू कम्युनिटी का चेयरमैन कौन है, ताकि वो लोग पूरी तरह से द न्यू कम्युनिटी से छुटकारा पा सकें। इस तरफ द न्यू कम्युनिटी के हेडक्वार्टर्स के अंदर, चेयरमैन, हमारा प्लान फेल हो गया है। ब्लड बोन डीमन जान से मारी गई। मैं इस फेलियर की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। द न्यू कम्युनिटी के हेडक्वार्टर्स के अंदर गगन अपना सिर झुकाए हुए खड़ा था। मुझे ऑलरेडी पता है कि ब्लड बोन डीमन के साथ क्या हुआ है। तुम उसके लिए गिल्टी महसूस मत करो। उस फेलियर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसकी बेवकूफी के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। गगन की बात सुनकर द न्यू कम्युनिटी का चेयरमैन कहता है और फिर कुछ पलों का पॉज लेता है। डिपार्टेड एबीज जाओ और वहां पर मौजूद एलियन को वीर रहेजा के पास ले जाओ। एज लॉन्ग एज वो एलियन ब्लड बोन डीमन जितना बेवकूफ नहीं निकलेगा, वो जरूर ही वीर रहेजा को जान से मारने में कामयाब हो पाएगा। कुछ पलों का पॉज लेने के बाद द न्यू कम्युनिटी का चेयरमैन फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, क्या डिपार्टेड एबीज में मौजूद एलियन हमारी मदद के लिए राजी होगा? चेयरमैन की बात सुनकर गगन अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए पूछता है। उसके पास हमारी मदद करने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है। ये लो, इसे अपने साथ लेकर जाना। द न्यू कम्युनिटी का चेयरमैन गगन को एक बॉक्स पकड़ाता है। जब वो एलियन इस बॉक्स को देखेगा तो वो समझ जाएगा। गगन को वो बॉक्स पकड़ाते हुए द न्यू कम्युनिटी का चेयरमैन कहता है, जी चेयरमैन। इतना कहने के बाद गगन उस बॉक्स के साथ मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है, बिना ये पूछे कि उस बॉक्स के अंदर क्या मौजूद है। चेयरमैन, क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट चीज गगन को देना सही होगा? एक शुरामैन चेयरमैन से कहता है, जिसने ठीक गगन के जाते ही मीटिंग रूम में एंटर किया था। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई और है जो डिपार्टेड एबीज में मौजूद एलियन को विंड सॉन्ग डेजर्ट तक ले जाने में सक्षम है? अपनी आवाज में कामनेस के साथ चेयरमैन उस शुरामैन से पूछता है, और चेयरमैन की बात सुनकर उस शुरामैन की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं।
मुझे हमेशा से ही ये लगता आया है कि उस गगन के साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वो हमेशा से ही बड़ा मिस्टीरियस रहा है। अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए वो शुरामैन चेयरमैन से कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मिस्टीरियस है या नहीं, एज लॉन्ग एज वो उस काम को खत्म कर देता है जो मैंने उसे सौंपा है, सब कुछ ठीक ही रहेगा। द न्यू कम्युनिटी का चेयरमैन कहता है और उसकी बात समझते हुए शुरामैन अपनी गर्दन हिलाता है। अब तुम जाओ और जाकर अपना काम करो, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। द न्यू कम्युनिटी का चेयरमैन उस शुरामैन से कहता है और चेयरमैन की बात सुनकर वो शुरामैन अपनी गर्दन हिलाता है और वहां से चला जाता है। इस तरफ वीर और समर प्रताप उस डेजर्ट ओएसिस की तरफ जा रहे थे जहां पर एंशिएंट डीमन बीस्ट रहता था। समर प्रताप को जितना पता था उसके अकॉर्डिंग एंशिएंट डीमन बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसके पास टाइम की पावर मौजूद थी। वो विंडसॉन्ग डेजर्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर एलियंस में से एक था। वीर ने उस एलियन को इसलिए चुना था क्योंकि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल थी। ऐसे में अगर उस एलियन को जान से मारकर वीर को उसकी डेविल सोल या जीन कोर मिल जाता है तो वीर के लिए यह बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा होगा। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि इस डेजर्ट में इतने सारे एलियंस मौजूद हैं। आधे दिन तक सफर तय करने के बाद वीर और बाकी सबको अपने सामने एक काले रंग की नदी नजर आती है। हालांकि ये बात और थी कि वो केवल एक नदी ही नहीं थी, बल्कि वो ब्लैक सैंड माइस का बड़ा सा झुंड था। इतना बड़ा कि कोई भी उसे देखकर ये नहीं बता सकता था कि उस झुंड में एक्चुअल में कितने ज्यादा माइस मौजूद होंगे। एक ग्रुप में इकट्ठा होकर वो सब के सब साथ में मूव करते हुए डेजर्ट में और ज्यादा गहराई में तेजी से बढ़ रहे थे। सैंड माइस वैसे तो विंडसॉन्ग डेजर्ट के सबसे ज्यादा कॉमन एलियंस होते हैं, इसलिए ये अक्सर ही हमें दिख जाते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने इतने सारे सैंड माइस को एक साथ देखा है। सैंड माइस के उस झुंड को देखकर समर प्रताप बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड नजर आ रहा था। फतेह अहलूवालिया भी सैंड माइस के उस झुंड को देखता है और उसे देखकर सोच में पड़ जाता है। हालांकि मैंने पहले भी सैंड माइस के इस तरह के बड़े से ग्रुप को देखा है, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि उनका सामना पावरफुल दुश्मनों से हुआ था और इसीलिए वो सब के सब सैंड के नीचे के सीक्रेट पोर्टल्स का इस्तेमाल करके अपने अपने घर भाग गए थे। लेकिन इस बार उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि ये सारे के सारे किसी चीज से भाग रहे हों। जिस तरह से ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारे किसी चीज से भाग कम और किसी चीज को ढूंढ ज्यादा रहे हैं। फतेह अहलूवालिया उन सैंड माइस को देखकर थोड़ा सोचता है और फिर वीर, समर प्रताप और बाकी सबसे कहता है, वीर भी अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा का इस्तेमाल करके उन सैंड माइस को ऑब्जर्व करता है और यह सुनने की कोशिश करता है कि वो सारे के सारे क्या सोच रहे हैं। हालांकि ये बात और थी कि वीर को नहीं लगता था कि उसे प्रोफेसर मंत्रा का ऑरा इस्तेमाल करके कुछ भी हासिल होगा। आफ्टर ऑल, प्रोफेसर मंत्रा का ऑरा डेमीगॉड्स पर अच्छे से काम नहीं करता है, अनलेस डेमीगॉड्स की सोच की लहरें बहुत ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो। पर वीर उस समय बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसे एक्चुअल में कुछ सुनाई दे रहा है। उन सैंड माइस के ख्याल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, इतने ज्यादा स्ट्रांग कि वीर को एक्चुअल में हर एक सैंड माउस के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। फ्रूट, फ्रूट। वीर कुछ समय तक उन सैंड माइस के ग्रुप के ख्यालों को सुनता रहता है और फिर उसे अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा को बंद करना पड़ता है। उन सैंड माइस के ग्रुप के ख्यालों के शोर की वजह से वीर को अपने कान और दिमाग एक्सप्लोड होते हुए महसूस हो रहे थे। वो सैंड माइस अगर कुछ कह रहे थे तो वो था बस फ्रूट। फ्रूट? ये फ्रूट क्या है? क्या यहां आसपास कोई टॉप लेवल जीन प्लांट मैच्योर होकर फल उगा रहा है? उन सैंड माइस ग्रुप के ख्यालों को पढ़कर वीर मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है कि ये सारे के सारे सैंड माइस
किसी फिराक में हैं। चलो इनको फॉलो करके देखते हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है या नहीं। समर प्रताप को देखते हुए वीर उससे कहता है और वीर की बात सुनकर समर प्रताप और फतेह आलूवालिया दोनों ही उस पर राजी हो जाते हैं। ड्रैगन लेडी शेफ और हाइड्रॉन भी सैंड माइस को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस थे और इसीलिए उन्हें भी वीर की बात ठीक लगती है। उसके बाद वो सब के सब सैंड माइस के उस ग्रुप को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ये देखने के लिए कि वो सब के सब किस चीज के पीछे जा रहे हैं। वीर के साथी नेचुरली उन सैंड माइस से कहीं ज्यादा फास्ट थे और इसीलिए वो सब के सब सैंड माइस के उस ग्रुप के सामने पहुंच जाते हैं। वहां पर फिर इन्हें एक सैंड माउस नजर आता है जो कि मार्बल की बॉडी के साथ साइज में काऊ के जैसा था और वो इस समय सैंड माइस के पूरे ग्रुप को आगे लीड कर रहा था। एक सुपर एलियन? सरप्राइज्ड होता हुआ हाइड्रॉन माइस के किंग को देखते हुए कहता है और केवल हाइड्रॉन ही नहीं, हर कोई उस सैंड माउस किंग को देखकर उतना ही ज्यादा सरप्राइज्ड था। हालांकि उस एरिया में बहुत से सैंड माइस रहते हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर ऑर्डिनरी लेवल के होते हैं और इतनी बड़ी तादाद में प्राइमरी माइस की तादाद बहुत ही कम होती है। इनफैक्ट उन लोगों के बीच में एक भी सेक्रेड ब्लड एलियन तक मौजूद नहीं था। ऐसे में ये सैंड माइस के उस ग्रुप के बीच में एक सुपर किंग को देखना वाकई में बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। हालांकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में कभी कभी लो लेवल एलियंस के बीच में ज्यादा पावरफुल वेरिएंट निकल ही आते हैं, लेकिन ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। और रही बात सैंड माइस जैसे लो लेवल एलियंस की, तो उनके बीच में एक म्यूटेंट एलियन का होना ही बहुत ज्यादा रेयर होता है। ऐसे में उनके बीच एक सेक्रेड ब्लड एलियन का होना केवल एक चमत्कार ही माना जाता है। पर फिर भी इस समय वहां पर किंग ऑफ माइस मौजूद था जो कि एक सुपर एलियन था। ये देखकर वीर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वहां पर एक्चुअल में चल क्या रहा है। इस तरफ सैंड माइस किंग केवल सैंड माइस ग्रुप को आगे की तरफ लीड करता जा रहा था और किसी भी तरह की कोई दुश्मनी के भाव नहीं दिखा रहा था। वीर उस माइस किंग के पीछे पीछे जाता रहता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो और ज्यादा से ज्यादा नर्वस होता जा रहा था। सैंड माइस किंग वैसे तो बहुत ही ज्यादा तेज भागने में सक्षम था, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस समय वो ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि वो बस जॉगिंग जैसा कुछ करता हुआ नजर आ रहा था ताकि उसके पीछे मौजूद सैंड माइस का ग्रुप उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। छोटे सैंड माइस बिना थके अपने किंग को फॉलो करते हुए उस डेजर्ट के अक्रॉस भागते जा रहे थे। सैंड माइस का वो ग्रुप आधी रात तक भागता रहता है और उसके बाद अचानक से वीर और उसके दोस्तों को अपने सामने एक नदी नजर आती है और इस बार वो एक असली नदी थी। उस डेजर्ट के अक्रॉस एक नदी ऐसे मौजूद थी जैसे कि मानो वो जेड से बनी हुई कोई थ्रेड हो। वो देखने में काफी ज्यादा अजीब नजर आ रही थी। इस बात के बावजूद कि रात इस समय बहुत ज्यादा घनी थी और वहां पर आसमान में मौजूद सितारों से बहुत ज्यादा रोशनी नहीं आ रही थी, वो नदी अभी भी ऐसे चमक रही थी जैसे कि मानो खुद पानी ग्लो कर रहा हो। वो रिवर देखने में वैसे तो कुछ ही फीट चौड़ी थी, लेकिन उस नदी का पानी बहुत ही ज्यादा तेज फ्लो कर रहा था। पर फिर कुछ ही समय के बाद वहां का पानी कम होता है और फिर ऐसे अलग बहता हुआ निकल जाता है जैसे कि मानो कोई सांप रेंगता हुआ गया हो। सैंड माइस किंग एक आवाज निकालता है और फिर वो उस नदी के करीब जाने के लिए उस पानी का पीछा करना शुरू कर देता है जो डेजर्ट के अक्रॉस फ्लो करता जा रहा था। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर वीर और बाकी सब और भी कहीं ज्यादा क्यूरियस हो गए थे और इसीलिए वो सब के सब भी सैंड माइस किंग का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पर फिर कुछ ही समय के बाद वीर को कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब नजर आता है। वो रिवर एक ऐसी जगह से बह रही थी
जहां पर बहुत से रेत के टीले मौजूद थे, और उन रेत के टीलों को डुबाने या उनके आसपास बहने के बजाय उस रिवर का पानी उन टीलों के ऊपर और नीचे फ्लो कर रहा था। ये चीज होना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल था। आफ्टर ऑल, पानी ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करता है, लेकिन यहां पर जो कुछ भी हो रहा था वो बस बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। पर अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा को इस्तेमाल करके काफी देर तक उस पानी को ऑब्जर्व करने के बावजूद वीर को उसमें कुछ भी अजीब नजर नहीं आ रहा था। वो बस एक नॉर्मल रिवर लग रही थी जिसका पानी नॉर्मल था। वो लोग इसी तरह से कुछ समय तक सैंड माइस किंग को फॉलो करते हुए कुछ घंटों तक दौड़ते रहते हैं, और अचानक से ही उनके सामने मौजूद फ्लोरोसेंट रिवर गायब हो जाती है। सैंड में होल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं और उस फ्लोरोसेंट रिवर का सारा पानी उन होल्स के अंदर बहना शुरू हो जाता है। वो सारे के सारे सैंड होल्स बस मुट्ठी के साइज जितने ही बड़े थे, जिसका मतलब ये था कि वीर और बाकी सब किसी भी कीमत पर उसके अंदर नहीं जा सकते थे। और यही वजह थी कि न चाहते हुए भी उन्हें फिर अपनी अपनी जगह पर रुकना पड़ा था। दूसरी तरफ वो सैंड माइस किंग भी सैंड में मौजूद उन होल्स के सामने रुक जाता है, और फिर वो अपने पीछे मौजूद माइस के ग्रुप को आवाज देता है। सैंड माइस किंग के आवाज देते ही सभी सैंड माइस फिर तुरंत ही उन होल्स के अंदर भाग जाते हैं। कोई भी नहीं जानता था कि वो सभी होल्स एक्चुअल में कितने ज्यादा गहरे हैं, लेकिन वो देखने में खाई के जैसे नजर आ रहे थे। बहुत से सैंड माइस ऑलरेडी उन होल्स के अंदर एंटर कर गए थे, पर उसके बावजूद वो सैंड होल्स अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं थे। मैं इस तरह के होल के अंदर नहीं जा सकता। फतेह अहलुवालिया उन होल्स को देखता है जो कि एक्चुअल में एक मुट्ठी के साइज के थे, और फिर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, क्यों ना हम उन होल्स को खोद कर देखें कि उनके अंदर क्या मौजूद है। फतेह अहलुवालिया की बात सुनकर हाइड्रॉन उसे सजेस्ट करता है, और हाइड्रॉन की बात सुनकर फतेह अहलुवालिया केवल ना में अपनी गर्दन हिला देता है। अगर हम बस उस होल को खोद पाते तो सैंड माउस किंग इस तरह से केवल बाहर नहीं रह गया होता। मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि वो सैंड माइस होल्स को खोदने में हमसे कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। ना में अपना सिर हिलाते हुए फतेह अहलुवालिया कहता है, और फतेह अहलुवालिया की बात सुनकर हाइड्रॉन को भी लगता है कि उसकी बात सही है। दूसरी तरफ वो सभी सैंड माइस अभी भी उन होल्स के अंदर एंटर कर रहे थे। क्या लगता है तुम्हें कि ये माउस किंग इसीलिए एक सुपर एलियन बना है क्योंकि उन होल्स में से एक के अंदर कोई चीज मौजूद है? समर प्रताप उस सैंड माउस किंग को एग्जामिन करते हुए कहता है, और समर प्रताप की बात सुनकर फतेह अहलुवालिया की आंखें चमक उठती हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो वो अपने सभी वंशजों को यहां पर लेकर आएगा, इस बात को श्योर करने के लिए कि उसके वंशज भी उसी के जैसे ही इवॉल्व कर सकें। अपनी आंखों में चमक के साथ फतेह अहलुवालिया कहता है, हां, यह हो सकता है, चलो एक होल को खोद कर देखते हैं। फतेह अहलुवालिया की बात सुनकर हाइड्रॉन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। किसी भी तरह की जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं है, सब के सब गैलेक्सी बीस्ट की पीठ पर बैठ जाओ। गैलेक्सी बीस्ट की पीठ पर जंप करते हुए वीर हाइड्रॉन से कहता है। हालांकि समर प्रताप और फतेह अहलुवालिया गैलेक्सी बीस्ट की पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, पर फिर भी उन दोनों को ही इस बात का डाउट था कि हो सकता है कि गैलेक्सी बीस्ट होल्स को खोदने में माहिर हो, और यही वजह थी कि हर एक वीर के कहे अनुसार गैलेक्सी बीस्ट की पीठ पर चढ़कर बैठ जाता है। अगले ही पल गैलेक्सी बीस्ट की बॉडी के चारों तरफ स्टारलाइट शाइन होना शुरू हो जाती है, जो वीर और बाकी सबको कवर कर लेती है, और उसके बाद वो सारे के सारे वहां पर मौजूद होल्स में से एक के अंदर चले जाते हैं। समर प्रताप और फतेह अहलुवालिया को लगा था कि गैलेक्सी बीस्ट के पास होल्स को खोदने की पावर है, पर वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि बजाय होल्स को खोदने के
गैलेक्सी बीस्ट सीधा सैंडस्टोन लेयर्स में से होता हुआ निकल गया था। ये मटेरियल्स के थ्रू होकर गुजर सकता है? गैलेक्सी बीस्ट की काबिलियत को देखकर सरप्राइज्ड होता हुआ समर प्रताप वीर से पूछता है और समर प्रताप की बात सुनकर वीर हां में अपनी गर्दन हिला देता है। वीर को इस बात को कंफर्म करता हुआ देखकर समर प्रताप और फतेह अहलुवालिया और भी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। आफ्टर ऑल ये काबिलियत बहुत ही ज्यादा रेयर थी और काफी ज्यादा इम्प्रेसिव भी थी। वीर को ब्लड बोन डीमन को जान से मारता हुआ देखकर, सिल्वर फॉक्स को अपनी कमाल की क्योरिंग पावर का इस्तेमाल करता हुआ देखकर और गैलेक्सी बीस्ट को सॉलिड मटेरियल्स के थ्रू पास होता हुआ देखकर समर प्रताप और फतेह अहलुवालिया बार बार लगातार हैरान और सरप्राइज्ड हो रहे थे। वीर, तुम पर तो ऊपर वाले की खास रहमत है। तुम्हारे पास इस दुनिया की सभी अच्छी चीजें हैं। हम तुम्हारे बराबर आए भी तो कैसे? अपने चेहरे पर स्माइल के साथ फतेह अहलुवालिया वीर से कहता है, शेल्टर में बहुत सी अच्छी चीजें मौजूद हैं, मैं बस कुछ थोड़ा बहुत लकी हूं। फतेह अहलुवालिया की बात सुनकर वीर भी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। वीर की बात सुनने के बाद न तो समर प्रताप कुछ कहता है और न ही फतेह अहलुवालिया ही कुछ कहता है। उन दोनों के हिसाब से अगर वीर को केवल थोड़ा बहुत लकी कहा जा सकता है तो फिर तो उन्हें इस बात का रत्ती भर भी आइडिया नहीं है कि असली लक का क्या मतलब होता है। ये सैंड होल बहुत ही ज्यादा गहरा था और कई मील की दूरी तय करने के बाद सभी छोटे सैंड होल्स एक जायंट पथरीली सड़क में बदलना शुरू हो जाते हैं। वीर देखता है कि उस अंडरग्राउंड पथरीली सड़क के नीचे वो फ्लोरोसेंट रिवर बह रही थी, जबकि वो सैंड माइस का ग्रुप उसके पीछे पीछे जा रहा था। सैंड माइस किंग अभी तक उनके साथ एंटर नहीं हुआ था और इसीलिए बस कुछ ही छोटे सैंड माइस उस रिवर का पीछा कर रहे थे। ज्यादातर ऑर्डिनरी सैंड माइस उस रिवर की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे थे, पर फिर भी वो लोग तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे जब तक कि उनकी बॉडीज तड़पना शुरू नहीं हो गई थी और उन सभी के मुंह से झाग निकलना शुरू नहीं हो गया था। अनफॉर्चुनेटली वो लोग अब उस रिवर की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे थे। वीर नोटिस करता है कि जैसे जैसे और ज्यादा से ज्यादा सैंड माइस पीछे छूट रहे थे, बाकी के सैंड माइस अपनी स्पीड बढ़ाकर उस रिवर के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। अंडरग्राउंड पथरीली सड़क किसी मकड़े के जाले के जैसी थी जो चारों दिशाओं में फैली हुई थी। वो नदी जहां से फ्लो कर रही थी वहां पर पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ रही थी। ऐसे में अगर वो लोग ध्यान से उस रिवर को फॉलो नहीं करेंगे तो वो लोग बिना किसी शक के अंडरग्राउंड भूल भुलैया में खो जाएंगे। वीर और बाकी सब 40 घंटों से ज्यादा उस अंडरग्राउंड रिवर का पीछा कर रहे थे और देखते जा रहे थे कि और ज्यादा से ज्यादा सैंड माइस ने उस रेस को गिव अप कर दिया था। केवल 1% से कम ही सैंड माइस उस फ्लोरोसेंट रिवर की स्पीड के साथ मैच करके उसके करीब रह पा रहे थे, लेकिन वो 1% से कम सैंड माइस भी तादाद में कम से कम 10,000 थे। उनमें से ज्यादातर म्यूटेंट एलियंस थे जबकि कुछ प्राइमरी एलियंस थे और अब उनमें से भी ज्यादातर ऑलरेडी बुरी तरह से थक गए थे। बहुत से प्राइमरी सैंड माइस और ज्यादा भाग नहीं पा रहे थे और उनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया था। उसी मोमेंट पर उनके सामने मौजूद नदी अचानक से रुक जाती है और उस नदी के साथ साथ वीर और बाकी सब भी रुक जाते हैं। उस नदी के मिस्टीरियस नेचर को मानते हुए वो सब के सब उसका पीछा करने के लिए किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। उनके सामने मौजूद पथरीली सड़क और भी ज्यादा चौड़ी हो गई थी और एक बहुत ही बड़ी अंडरग्राउंड स्पेस को फॉर्म कर रही थी। वो फ्लोरोसेंट रिवर गुफा के अंदर फ्लो करने लगती है और एक अंडरग्राउंड लेक में बदलकर वहीं पर ही रुक जाती है। वीर और बाकी सब सैंड माइस के ग्रुप को फॉलो करते हुए लेक की तरफ चले जाते हैं और वहां उस लेक के बीचों बीच उन्हें एक छोटा आइलैंड नजर आता है
जहां पर एक छोटा सा पेड़ ग्रो हो रहा था। उस पेड़ पर कुछ फ्रूट्स मौजूद थे जो कि देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि पेड़ पर पियर्स लग रहे हों। यहां पर वाकई में कुछ बहुत ही कमाल की चीज है। हमने यहां आने का फैसला एकदम सही लिया है। उस पेड़ को देखकर हाइड्रॉन की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। वो उस लेक के अक्रॉस उड़कर तुरंत ही उस आइलैंड पर पहुंचना चाहता था। हालांकि ये बात और थी कि इससे पहले कि हाइड्रॉन ऐसा कुछ भी कर पाता, वीर तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। पहले इसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर ये वाकई में इतना ही ज्यादा वैल्यूएबल है तो फिर इसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। हाइड्रॉन को पकड़ते हुए वीर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है। और फिर कुछ समय के बाद वो सभी सैंडमाइस भागते हुए लेक में चले जाते हैं। उस फ्रूट को खाने की चाहत में वो सब के सब तैरते हुए उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं और इसी तरह से वो सभी सैंडमाइस स्विम करना शुरू कर देते हैं। आधी दूरी तक तो कुछ भी नहीं था, पर आधी दूरी के बाद वो सभी सैंडमाइस ऐसे डूबना शुरू हो जाते हैं जैसे कि मानो पानी में मौजूद किसी चीज ने उन्हें पकड़ लिया था। वो सब के सब उस सरफेस के नीचे गायब हो गए थे। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर वीर और बाकी सभी शॉक्ड रह गए थे। वो सब के सब कुछ समय तक उस पानी को देखते रहते हैं, पर चाहकर भी उन्हें नजर नहीं आता है कि वो क्या चीज थी जिसने उन सैंड माइस को नीचे की तरफ खींच लिया था। हालांकि वो फ्लोरोसेंट पानी ब्राइट था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था। क्योंकि वो इतना ज्यादा ब्राइट था, इसीलिए ये देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि उस सरफेस के नीचे क्या चीज मौजूद है। एक के बाद एक करके वो सभी सैंडमाइस ऐसे उस पानी में डूबते चले जाते हैं जैसे कि मानो वो सब वाटर गोस्ट के द्वारा नीचे खींचे जा रहे हों। पर उसके बावजूद सैंडमाइस का वो ग्रुप गिव अप नहीं करता है, बल्कि उसके ठीक ऑपोजिट वो बिना अपनी जान की परवाह किए उस आइलैंड की तरफ तैरते रहना जारी रखते हैं। ज्यादातर सैंडमाइस उस लेक के अंदर खींच लिए गए थे, लेकिन उनमें से एक छोटा सा पोर्शन अभी भी लकी था और इसीलिए वो सब के सब ग्रेजुअली उस आइलैंड की तरफ पहुंचने लगते हैं। सारे के सारे सैंड माइस नहीं डूब रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उन सैंड माइस को खुद पानी नीचे खींच रहा है। उस पानी के नीचे कुछ है। उस लेक की तरफ देखते हुए फतेह आलूवालिया कहता है, हमारे लिए उस लेक के अक्रॉस उड़कर जाना ठीक होगा, है ना? हाइड्रॉन कहता है और हाइड्रॉन की बात को समझते हुए वीर अपनी गर्दन हिलाता है। हम ये कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। अपनी गर्दन हिलाते हुए वीर कहता है, हर कोई देखता है कि कुछ सैंड माइस उस आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं और यही वजह थी कि सब के सब हिचकना बंद कर देते हैं और उड़ते हुए आसमान में जाकर जितना पॉसिबल हो सके उतना ऊंचा उड़ने की कोशिश करने लगते हैं। शुरुआत में तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वो सब वहां आधी दूरी पर पहुंचते हैं, वीर को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई पावरफुल फोर्स उसे पकड़कर लेक में नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। वीर नीचे देखता है और ये देखने की कोशिश करने लगता है कि वहां पर नीचे क्या मौजूद है, लेकिन चाहकर भी उसे पानी के नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और फिर स्प्लूश प्लूश, वीर अपने बटरफ्लाई विंग्स और बटरफ्लाई थर्स्टी एंड किंग दोनों को बुलाता है ताकि वो खुद को गिरने से रोक सके। पर फिर साथ ही साथ ड्रैगन लेडी शेफ, हाइड्रॉन, समर प्रताप और फतेह आलूवालिया वो सब के सब लेक के अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं और वो तुरंत ही उस पानी के अंदर डूबना शुरू हो जाते हैं। गैलेक्सी बीस्ट, मेरी मदद करो। वीर गैलेक्सी बीस्ट की पीठ पर बैठे हुए सिल्वर फॉक्स और बाबी को बैठते हुए देखता है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। और रही बात गैलेक्सी बीस्ट की, तो वो उस नीचे खींचने वाली फोर्स के द्वारा बिल्कुल भी अफेक्टेड नजर नहीं आ रहा था। उल्टा वो रिलैक्स होकर हवा में फ्लोट कर रहा था। ये देखकर वीर तुरंत ही गैलेक्सी बीस्ट को बुलाता है और साथ ही साथ वो अपनी खुद की पावर को वापस पुल करके उस नीचे की तरफ खींचने वाली फोर्स से लड़ना बंद कर देता है
बल्कि उल्टा वो डाइव कर जाता है और फिर वो सीधा उस लेक में गिर जाता है। अनएक्सपेक्टेडली उस फ्लोरोसेंट लेक का पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, बल्कि वो किसी गर्म स्प्रिंग के जैसा गुनगुना था, जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल था। लेकिन उस पावरफुल नीचे खींचने वाली फोर्स ने वीर को एक्चुअल में उस सेंसेशन को एंजॉय करने का चांस नहीं दिया। अपनी पावर का इस्तेमाल वापस से करके वीर उस खतरनाक ग्रेविटी जैसी पावर के साथ लड़ना शुरू कर देता है और हाइड्रॉन को पकड़ लेता है और फिर वो हाइड्रॉन को ऊपर आसमान में फेंक देता है। गैलेक्सी बीस्ट अपनी बॉडी को टर्न करता है और हाइड्रॉन को अपनी पूंछ में पकड़ लेता है और फिर उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है। वीर फिर ड्रैगन की तरह पानी में ड्राइव कर जाता है और फिर वो तैरता हुआ समर प्रताप और फतेह अहलूवालिया की तरफ जाने लगता है, जो अभी भी डूब रहे थे। वो फिर उन्हें भी एक के बाद एक करके पानी में से फेंकना शुरू कर देता है। गैलेक्सी बीस्ट फिर उन दोनों की तरफ उड़ना शुरू करता है और फिर उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठा लेता है। उसके बाद वीर ड्रैगन लेडी शेफ को ढूंढता है और उसे पानी में से बाहर फेंकने के बाद वीर खुद अपने आप ही तेजी से बाहर भागना शुरू कर देता है। हालांकि यह बात और थी कि वीर को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई चीज उसके पैरों को बांध रही है और एक खतरनाक फोर्स उसे पानी के अंदर बहुत ही गहराई में खींच रही थी। वीर अपने गॉड जीन कोर और ब्लड थर्स्टी एंट किंग दोनों को एक साथ इस्तेमाल करता है, पर इसके बावजूद वो उस पावरफुल खींचने वाली फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था और वो उस लेक के अंदर खिंचता जाता है। शाह, वहां पर नीचे जरूर ही कुछ ना कुछ मौजूद है। वीर उस समय बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। वीर का गॉड जीन कोर, उसके ब्लड थर्स्टी एंड किंग और वीर की खुद की बॉडी के साथ मिलकर वीर को किसी भी ऑर्डिनरी सुपर एलियन के जैसा पावरफुल बनाता था, या शायद उससे भी और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देता था। पर इस समय वो सारी की सारी फोर्सेस मिलकर भी पानी के अंदर मौजूद फोर्स का मुकाबला नहीं कर पा रही थीं। वो बार बार लगातार वीर को नीचे की तरफ खींचती जा रही थी। वीर उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो सही से काम नहीं कर रहा था। वीर ये देखना चाहता था कि उसे नीचे की तरफ क्या खींच रहा है, लेकिन उसे केवल अपने नीचे लाइट के स्पॉट्स ही नजर आ रहे थे। उसके अलावा वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वीर को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई चीज उसके पैरों को बांध रही थी और इसीलिए वो उस पर ही फोकस करता रहता है। वीर अपना स्प्लिट नाइफ बुलाता है और उसके पैरों को जो कुछ भी ट्रैप कर रहा था वो अपने स्प्लिट नाइफ से उसकी तरफ स्लैश करता है। कई बार उसे स्लैश करने के बाद वीर को काटने के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। वो फोर्स उसे ट्रैप कर रही थी और वीर को चाहकर भी कहीं से भी राहत की उम्मीद नहीं थी। वीर ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। स्प्लिट नाइफ बहुत ही आसानी से सुपर एलियंस को जान से मारने में कामयाब हो जाता है और इसीलिए अगर कोई चीज एक्चुअल में उसके पैरों को बांध रही थी तो उसे ऑलरेडी कट हो जाना चाहिए था। पर उसके बावजूद वीर किसी भी चीज को स्लैश नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी उसके पैर अभी भी ट्रैप्ड थे, जिसकी वजह से वीर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड था। पर वीर के पास इस समय इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। वो फोर्स और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी और बिना रुके वीर को नीचे की तरफ खींच रही थी। वीर ऑलरेडी उस लेक में 1000 फीट गहराई पर पहुंच गया था। वीर नहीं जानता था कि वहां पर नीचे क्या चीज मौजूद है। शायद हो सकता हो कि वहां नीचे तह पर कोई जायंट ब्लडी माउथ उसे खाने और निगलने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वीर के मन में यह ख्याल आता है, वो तुरंत ही अपने सुपर किंग स्पिरिट मोड में एंटर कर जाता है। पर इससे पहले कि वीर आगे कोई भी एक्शन ले पाता, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके पैरों की फोर्स रिलैक्स हो गई हो और जिस पावर ने उसके एंकल्स को बांध रखा था वो गायब हो गई थी। वीर को अब वो नीचे की तरफ खींचने वाली फोर्स महसूस नहीं हो रही थी। वीर के पास इस समय इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं बची हुई थी कि वो ये सोचे कि आखिर क्यों वो फोर्स अचानक से ही गायब हो गई।
वो अपनी सारी की सारी हिम्मत जुटाता है और तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है और बिना उस पुलिंग फोर्स के वीर सक्सेसफुली उस लेक से उड़ता हुआ बाहर आ जाता है। लेक के सरफेस को ब्रीच करते ही वीर ऑलरेडी अपने सुपर किंग स्पिरिट मोड को डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हाइड्रॉन और बाकी सब उसे उसके इस रूप में देख लें। वीर को लेक में से अपीयर होता हुआ देखकर गैलेक्सी बीस्ट की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो तेजी से वीर की तरफ भागते हुए उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है। क्या हुआ? तुम्हें बाहर आने में इतना समय कैसे लग गया? क्या वहां नीचे तुमने किसी को देखा? वीर को देखकर ड्रैगन लेडी शेफ क्यूरियसली उससे पूछती है। वीर ने उन सभी लोगों को बचाया था, इसलिए जाहिर सी बात है कि उसके पास खुद भी बाहर आने की पावर है और यही वजह थी कि उन लोगों ने और किसी चीज के बारे में सोचा ही नहीं। उन्हें लगा था कि वीर को वहां पर नीचे जरूर ही कुछ न कुछ मिला है। मुझे वहां नीचे कुछ भी नहीं मिला। तुम लोगों को इस लेक में से बाहर निकालने के बाद किसी चीज ने मेरे पैरों को ट्रैप कर लिया था और मेरी स्ट्रेंथ उस चीज की पावर को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी और उसी का नतीजा था कि मैं नीचे डूबता चला गया। भगवान का शुक्र है कि किसी तरह से मुझे उस चीज से छुटकारा मिल गया और मैं वहां से बाहर निकल आया। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर कहता है। हालांकि यह बात और थी कि वीर की बात सुनने के बाद हर कोई फिर वीर के पैरों की तरफ देखता है और उसके पैरों की तरफ देखने के बाद हर कोई दंग रह जाता है, जिसके बाद वो सब के सब वीर को बहुत ही अजीब ढंग से देखने लग जाते हैं। वीर, मुझे नहीं पता था कि तुमने इस तरह के अजीब शौक पाल रखे हैं। सीरियसली डूड, सब सही कहते हैं, तुम वाकई में सबसे अलग हो। कंफ्यूज्ड होता हुआ फतेह अहलुवालिया वीर को देखते हुए पूछता है, हैं? क्या बात कर रहे हो तुम? कैसे अजीब से शौक? फतेह अहलुवालिया की बात सुनकर वीर बहुत ही ज्यादा दंग था। उसके बाद वो अपने पैरों की तरफ देखता है और वो खुद भी बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। पता नहीं कहां से पर वीर के पैर पर एक शू आ गया था और वीर इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर था कि वो बिना किसी शक के उसका शू नहीं था। जब वीर विंड सॉन्ग डेजर्ट गया था तब उसने एक डेविल सोल आर्मर पहना हुआ था, लेकिन उसने अपने पैरों पर कोई भी शूज नहीं पहने हुए थे। इसके अलावा उसने अभी भी अपना आर्मर पहना हुआ था और उसके फाइटिंग बूट्स उसके आर्मर से अटैच्ड थे। ऐसे में यह कैसे पॉसिबल है कि उसने एक शू पहना हुआ था? लेकिन फिर एक सच यह भी था कि वीर के लेफ्ट फुट में वाकई में एक शू मौजूद था और वो एक हाई हील्ड शू था जो कि किसी लड़की का था। वो शू देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था, जिसकी तुलना किसी भी लग्जरी ब्रांड्स के शूज के साथ की जा सकती थी। वीर के उस शू को पहनने की वजह से उसका बड़ा फुट देखने में थोड़ा डेलिकेट लगना शुरू हो गया था और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वो शू और उस शू के साथ साथ उसकी हील दोनों के दोनों ही क्रिस्टल के बने हुए थे। अरे प्लीज मेरी बात का भरोसा करो, ये मेरा शू नहीं है। अरे मैं कोई सिंड्रेला थोड़े ना हूं जो अपने पैरों में क्रिस्टल शू पहनकर घूमता फिरूं, और वो भी बस एक पैर पर। और मैंने ये पहना भी क्यों है? वीर चिड़चिड़ाते हुए कहता है और फिर अपना पैर उठाकर उस शू को अपने पैर से निकालने की कोशिश करने लगता है। हालांकि ये बात और थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शू वीर के पैर से अटैच्ड ही हो गया था और इसीलिए वीर की लाख कोशिशों के बावजूद वो उसके पैरों से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। क्या तुम अभी भी इस बात से इनकार करोगे कि ये तुम्हारा शू नहीं है? अगर ये तुम्हारा शू नहीं है तो फिर ये तुम्हारे फुट में इतनी अच्छी तरह से फिट क्यों बैठा है? अब इस बात से और इनकार मत करो प्यारी सिंड्रेला, जाओ जाकर अपने प्रिंस से शादी करो। वो अपने हाथ में दूसरा शू लेकर तुम्हें ढूंढ रहा होगा, समझी? वीर को छेड़ते हुए फतेह अहलुवालिया उससे कहता है और फतेह अहलुवालिया की बात सुनकर बाकी सब हंसने लग जाते हैं। हालांकि ये सिंड्रेला वाली कहानी ड्रैगन लेडी शेफ और हाइड्रॉन नहीं जानते थे, पर फिर भी वीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर वो समझ जाते हैं कि फतेह अहलुवालिया ने जो बात कही है वो बहुत ही ज्यादा फनी है, जिसकी वजह से वीर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड हो रहा है और इसीलिए उन्हें भी हंसी आ जाती है। भाड़ में गई सिंड्रेला, अगर मैं किसी फेरी टेल का कैरेक्टर हूं भी तब भी मैं प्रिंस हूं, ना कि कोई क्रिस्टल शू पहनने वाली लड़की।
फतेह अहलूवालिया की बात सुनकर वीर चिड़चिड़ाते हुए कहता है और फिर अपना स्प्लिट नाइफ निकालकर उसे क्रिस्टल शू पर स्टैब करता है। अगले ही पल वहां पर एक शार्प साउंड आता है, जिसके बाद वो स्प्लिट नाइफ ऊपर की तरफ बाउंस हो जाता है। पर उस क्रिस्टल हील को किसी तरह का नुकसान होना तो दूर, उस पर एक सफेद खरोंच तक नहीं पड़ती है। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। समर प्रताप और फतेह अहलूवालिया दोनों ने ही देखा था कि वीर ने अपने इस स्प्लिट नाइफ से ब्लड बोर्न डीमन का खात्मा किया था, और इसीलिए वो दोनों इस बात को अच्छे से जानते थे कि वीर का ये ब्लेड बहुत ही आसानी से एक सुपर एलियन को 2 टुकड़ों में काट सकता है। पर अब वही स्प्लिट नाइफ उस क्रिस्टल शू को काटना तो दूर, उस पर एक मार्क तक नहीं छोड़ रहा था। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, और इसीलिए अब हंसी मजाक को साइड में रखकर समर प्रताप और बाकी सबको वीर की चिंता होने लगी थी। तुम्हारा पैर कैसा है? क्या कहीं पर कुछ गलत महसूस हो रहा है? वीर के क्रिस्टल हील को देखते हुए समर प्रताप अपनी आवाज में जेन्युइन कंसर्न से पूछता है। पैर में? मुझे तो अब अपनी बॉडी में हर जगह गड़बड़ महसूस हो रही है। उस क्रिस्टल हील को अपने पैरों से निकाल न पाने की वजह से वीर इस समय थोड़ा उदास था। उसे एक्चुअल में किसी तरह की कोई चोट नहीं पहुंची थी, पर वो वाकई में बहुत ही ज्यादा अपसेट था। वो क्रिस्टल हील उसके लेफ्ट पैर में थी, लेकिन फिर भी उसका पैर उसे ठीक महसूस हो रहा था। इनफैक्ट वीर को तो ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था जैसे कि उसने कोई शू पहना हुआ है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो वीर ने जरूर ही उस शू को पहले ही नोटिस कर लिया होता। वीर इस बारे में सोचता है और अपने मन में इस ख्याल के आते ही उसका दिल जोरों से धड़कना शुरू हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्रिस्टल शू ही वही चीज है जो मुझे नीचे की ओर खींच रही थी जब मैं पानी के अंदर था? वीर अचानक से कहता है, और उसकी बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी को भी इस बात का आइडिया नहीं था कि वीर जो कह रहा है वो सही हो सकता है या नहीं। वीर बहुत सी चीजें ट्राई करता है, लेकिन फिर भी वो अभी भी उस क्रिस्टल शू को अपने पैर से नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्रिस्टल शू उसके पैर के साथ परमानेंट तौर पर अटैच्ड हो गया है, और वो चाहकर भी उस चीज को निकालना तो दूर, उसे हिला तक नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ कुछ समय के बाद एक सैंड माउस फाइनली उस पूरे के पूरे फ्लोरोसेंट लेक को क्रॉस करने और आइलैंड पर पहुंचने में कामयाब हो गया था। वो आइलैंड बहुत ही छोटा था और कुल मिलाकर केवल करीब 2000 फीट के एरिया में मौजूद था, और उसी आइलैंड के बीचों बीच में एक फ्रूट ट्री ग्रो हो रहा था। हालांकि ये बात और थी कि वो फ्रूट ट्री देखने में बहुत ज्यादा लंबा नजर नहीं आ रहा था और बस किसी एक आम पियर ट्री के जैसा नजर आ रहा था। इस बात के बावजूद कि वो पेड़ केवल 10 फीट लंबा था, उस पेड़ पर केवल 3 ही फ्रूट लटके हुए थे। हो सकता है कि उनमें से कुछ फ्रूट्स ऑलरेडी ही हासिल कर लिए गए हों। उन 3 पियर फ्रूट्स में से एक हरे रंग का था, एक लाल रंग का था और तीसरा वाला पीले रंग का था। यह बात बहुत ही अजीब थी कि कैसे वो सारे के सारे फ्रूट्स देखने में एक दूसरे से कितने ज्यादा अलग नजर आ रहे थे। एक टाइम के लिए अगर यह मान भी लिया जाए कि ग्रीन पियर अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, तो फिर रेड पियर और येलो पियर का क्या? उन दोनों में से कौन सा फ्रूट मैच्योर हुआ है? यही सवाल वीर और बाकी सब के मन में चल रहा था जब वो सब के सब उस फ्रूट को देख रहे थे। मेरे ख्याल से पहले उस आइलैंड की तरफ चलते हैं, वहां पर पहुंचकर ही सब पता चल पाएगा। वीर देखता है कि फिलहाल के लिए वो उस क्रिस्टल हील को अपने पैर से नहीं निकाल पा रहा है, और इसीलिए वो उस क्रिस्टल हील को अपने पैरों पर ही छोड़कर गैलेक्सी बीस्ट को उस आइलैंड की तरफ उड़ने देता है। फिलहाल के लिए वीर उस क्रिस्टल हील को लेकर बिल्कुल भी एंशियस नहीं था। वो समझ गया था क्योंकि सुपर किंग स्पिरिट मोड में एंटर करने की वजह से उस क्रिस्टल हील में कुछ इंपैक्ट पड़ा था, इसीलिए शायद उसी मोड के साथ ही वो अपनी उस प्रॉब्लम के साथ डील करने की कोशिश कर सके। और अगर सारी की सारी कोशिशें करने के बाद भी वो उस क्रिस्टल हील को अपने पैरों से नहीं निकाल पाया, तो वीर ने डिसाइड किया था कि वो फिर अपना पैर ही काट डालेगा,
जिसके बाद उस क्रिस्टल हील का किस्सा ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और सिल्वर फॉक्स की क्योरिंग पावर के साथ वीर को पूरा भरोसा था कि उसका पैर एक बार फिर से ग्रो कर जाएगा। खैर, जब तक गैलेक्सी बीस्ट उस आइलैंड तक पहुंचा तब तक ऑलरेडी देर हो चुकी थी। वो सैंड माउस जो किसी तरह से उस आइलैंड तक पहुंच गया था, वो उस फ्रूट ट्री पर चढ़ गया था और उसने उस येलो पियर का एक बाइट भी ले लिया था। वो पियर साइज में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था और केवल एक आदमी की मुट्ठी की साइज का ही था। और यही वजह थी कि जब उस सैंड माउस ने उस पियर का बाइट लिया था तब ऑलमोस्ट आधा पियर उस माउस के मुंह में गायब हो गया था। उस पियर के फ्लूइड्स बहुत ही ज्यादा रिच थे और उसकी वजह से हवा में उस फ्रूट की एक मनमोहक खुशबू फैल गई थी। उस सैंड माउस को और भी ज्यादा फ्रूट चाहिए था, लेकिन इससे पहले कि वो एक और बाइट ले पाता, उसकी बॉडी ऐसे स्टिफ हो जाती है जैसे कि मानो वो किसी चीज को लेकर शॉक के मारे फ्रीज हो गया हो, और फिर अगले ही पल वो उस पेड़ में से नीचे गिर जाता है। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर वीर और बाकी सब के सब शॉक्ड रह जाते हैं और उस माउस के रिएक्शन को देखने के बाद फिर किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। इस तरफ वो सैंड माउस धम्म की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरते ही उसकी बॉडी में से एक येलो रंग की लाइट निकलना शुरू हो जाती है। उसका ओरिजिनल डार्क फर अब देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसे डाई कर दिया गया हो, जिसकी वजह से वो गोल्डन येलो रंग का बन गया था। कुल मिलाकर वो देखने में एक लाइवली गोल्डन स्कल्पचर के जैसा नजर आ रहा था। देखते ही देखते उस सैंड माउस की बॉडी से निकल रही लाइट और भी ज्यादा से ज्यादा गहरी होती चली जाती है और उसके साथ ही वो गोल्डन लाइट और भी ज्यादा से ज्यादा प्योर होती चली जाती है। हालांकि ये बात और थी कि उस सैंड माउस की लाइफ फोर्स और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। कुछ समय के बाद वो सैंड माउस पूरी तरह से बेजान हो गया था और उसकी बॉडी से निकलने वाली लाइट भी गायब हो गई थी। अगले ही पल वो माउस देखने में एक बेजान गोल्डन स्कल्पचर बन गया था। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखने के बाद वीर और बाकी सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उनमें से किसी की भी मूव करने की हिम्मत नहीं होती है। यहां तक कि हाइड्रॉन, जिसे उस फ्रूट की क्रेविंग हो रही थी, उसकी भी अब उस फ्रूट को खाना तो दूर उसे छूने तक की हिम्मत नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि उस फ्रूट को खाना पूरी तरह से फायदेमंद नहीं है। हो सकता है कि सैंड माइस किंग ने एक ऐसा फ्रूट खाया हो जो उसकी बॉडी के लिए फायदेमंद हो और उसी तरह से ही वो इतना ज्यादा पावरफुल बना हो। और रही बात इस सैंड माउस की, तो शायद उसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी ना हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि उस येलो फ्रूट को चुनकर उसने गलत चॉइस कर ली थी। पेड़ पर मौजूद 2.5 पियर्स को देखकर हाइड्रॉन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, क्या कोई ये बता सकता है कि वहां उस पेड़ पर मौजूद 2.5 फ्रूट्स में से कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब? समर प्रताप सबकी तरफ देखते हुए पूछता है। ड्रैगन लेडी शेफ, तुम्हें इस सब चीज के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है, क्या तुम बता सकती हो? ड्रैगन लेडी शेफ को देखते हुए वीर उससे पूछता है। वीर चाहकर भी उन तीनों फ्रूट्स के बीच का अंतर नहीं बता पा रहा था। आफ्टर ऑल सभी फ्रूट्स देखने में सही ही लग रहे थे और उनमें से किसी भी फ्रूट के बारे में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था सिवाय उनके रंगों के। वीर को उन फ्रूट्स में कुछ भी अलग नजर नहीं आ रहा था। मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह के फ्रूट नहीं देखे हैं और जहां तक मेरा नजरिया है, इनमें से किसी भी फ्रूट के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं है। मैं बस ये नहीं समझ पा रही हूं कि उस फ्रूट को खाने के बाद सैंड माउस ने इस तरह का खराब रिएक्शन क्यों दिया। वीर की बात सुनकर ड्रैगन लेडी शेफ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है। एक्सपीरियंस्ड कुक होने के बावजूद जब ड्रैगन लेडी शेफ ये नहीं बता पा रही थी कि उनमें से कौन सा फ्रूट अच्छा है और कौन सा बुरा, तो समर प्रताप और फतेह आलूवालिया को तो इस बात का रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि वो लोग इस बात का ही पता लगाएं कि उनमें से कौन सा फ्रूट सेफ है
और कौन सा नहीं। बड़ी ही अजीब दुविधा में फंस गए थे सब के सब। खजाना उन लोगों की आंखों के ठीक सामने था, लेकिन उनमें से किसी को भी उस खजाने को लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वीर फिर एक गहरी सांस लेता है और उसके बाद वो उस आइलैंड के चारों ओर घूमता है, इस कोशिश में कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो शायद उसकी मदद कर सके। उसने अपने लेफ्ट पैर पर अभी भी एक क्रिस्टल शू पहना हुआ था। जब वीर पानी में था तब तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब जब वो जमीन पर चल रहा था तब उसके पैर अनबैलेंस्ड हो गए थे। हालांकि इस चीज ने उसे बहुत ही ज्यादा अफेक्ट नहीं किया था, पर फिर भी इस तरह से चलने की वजह से वीर को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। समर प्रताप और फतेह अहलूवालिया के दिमाग में भी एग्जैक्टली वही प्लान चल रहा था जो वीर के दिमाग में चल रहा था, और यही वजह थी कि सब के सब उस आइलैंड के चारों ओर चलने लग जाते हैं और कुछ समय तक चलते रहने के बाद फाइनली उन्हें कुछ मिल ही जाता है। वो सब के सब उस फ्रूट ट्री के चारों तरफ घूमते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि वहां उस पेड़ के तने पर कुछ कैरेक्टर्स मौजूद थे, और वो सारे के सारे कैरेक्टर्स एंशिएंट ह्यूमन लैंग्वेज में मौजूद थे। अगर आंखों के सामने जुदाई का गम नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी आदमी के सफेद बाल होते। समर प्रताप उस पेड़ के तने पर मौजूद एक सेंटेंस को जोर से पढ़ता है। अपैरेंटली उसने भी एंशिएंट लैंग्वेजेस की स्टडी की हुई थी। लगता है कि ये सभी कैरेक्टर्स काफी लंबे समय से खुदे हुए हैं और ये पेड़ इन्हीं शब्दों के आसपास गहराई से ग्रो हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमें इस पेड़ की ग्रोथ साइकिल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि ये कार्विंग कब की गई थी। अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए फतेह अहलूवालिया कहता है, ये किस ह्यूमन डेमीगॉड ने किया है और वो इतने सालों पहले यहां पर कैसे आया होगा? क्या उसने भी ये फ्रूट खाया होगा? समर प्रताप अपने मन के ख्यालों को वीर और फतेह अहलूवालिया के साथ शेयर करता है। समर प्रताप और फतेह अहलूवालिया दोनों का ही ये मन था कि वो सभी कैरेक्टर्स यहां पर एक ह्यूमन डेमीगॉड के द्वारा छोड़े गए हैं। हालांकि वीर को भी ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो बाकी सब की तरह इस बात को लेकर श्योर नहीं था। आफ्टर ऑल पिछले कुछ सालों में वीर ने यह डिस्कवर किया था कि ह्यूमंस अकेले ऐसे नहीं हैं जो एंशिएंट ह्यूमन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सी स्पीशीज ऐसा करती हैं। उदाहरण के तौर पर क्रिस्टलाइजर्स। वो जरूर ही कोई लड़की होगी जिसने इन कैरेक्टर्स को यहां पर पीछे छोड़ा होगा। अचानक से ही ड्रैगन लेडी शेफ कहती है, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वीर और बाकी सब ड्रैगन लेडी शेफ की तरफ देखते हैं, पर उन्हें इस बात का रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि ड्रैगन लेडी शेफ इस नतीजे पर किस तरह से पहुंची है। उस पेड़ की ग्रोथ की वजह से उस पेड़ पर लिखी हुई राइटिंग थोड़ी बहुत अलग हो गई थी, पर वो हैंड राइटिंग अभी भी नजर आ रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी और रेगुलर थी। पर फिर भी उसे देखकर यह बता पाना मुश्किल था कि वो सभी लेटर्स खूबसूरत हैं या फिर जबरदस्ती लिखे गए हैं, और यही वजह थी कि यह बता पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था कि उन कैरेक्टर्स को लिखने वाला कोई लड़का है या फिर लड़की। बस एक लड़की होने के तौर पर मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट यह कह रहा है। अपने दोनों कंधे उचकाते हुए ड्रैगन लेडी शेफ कहती है। हालांकि ये बात और थी कि ड्रैगन लेडी शेफ की बात सुनकर वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। आफ्टर ऑल इस तरह के मामलों में लड़कियों का इंट्यूशन वीर के हिसाब से बिल्कुल भी एक्यूरेट या रिलायबल नहीं होता है, और इसके अलावा ड्रैगन लेडी शेफ एक्चुअल में एक लड़की है भी नहीं, वो केवल एक फीमेल स्पिरिट है। पर चाहे वो हैंड राइटिंग कहीं से भी क्यों ना आई हो, वीर के लिए वो पूरी तरह से बेकार ही थी, और यही वजह थी कि वीर और बाकी सब एक बार फिर से उस आइलैंड को सर्च करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें फिर ऐसा कुछ भी और नहीं मिलता है जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सके। इस तरफ वो सारे के सारे सैंड माइस अभी भी उस आइलैंड की तरफ तैर कर जाने की कोशिश कर रहे थे। उन 10,000 सैंड माइस की तादाद में से ज्यादातर उस लेक में डूब गए थे, और अब वहां पर केवल कुछ दर्जन सैंड माइस ही बचे हुए थे जो उस आइलैंड की तरफ तैर कर जाने की कोशिश कर रहे थे।
वो सैंड माइस अभी भी उस लेक के अंदर खिंचते चले जा रहे थे और यही वजह थी कि यह बता पाना मुश्किल हो रहा था कि कोई भी सैंड माइस उस आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। अभी हर कोई ये सोच ही रहा था कि वो लोग क्या करें कि तभी बाबी एक पेड़ पर चढ़ती है और वहां पर मौजूद ग्रीन फ्रूट का एक बाइट लेती है। बाबी को उस ग्रीन पियर को खाता हुआ देखकर वीर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह गया था। वो जानता था कि बाबी एक्सेप्शनल है, लेकिन फिर भी वो चिंतित हो गया था। आफ्टर ऑल उन लोगों के पास उस फ्रूट को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी और इसीलिए कोई भी इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकता था कि उस ग्रीन पियर को खाने के बाद बाबी सेफ रहेगी या नहीं। इस तरफ बाबी ने केवल 3 ही बाइट्स में उस ग्रीन पियर को खत्म कर दिया था और एक नॉर्मल पियर की ही तरह उस पियर फ्रूट के अंदर भी कोई गुठली मौजूद नहीं थी और इसीलिए बाबी ने उस पूरे के पूरे फ्रूट को निगल लिया था। उस फ्रूट को खाने के बाद बाबी फिर मजे से अपने होठों को चाटती है। बाबी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे अभी भी और फ्रूट चाहिए, लेकिन फिर अगले ही पल बाबी की बॉडी में से एक हरे रंग की लाइट शाइन होती है और वो पेड़ पर से नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वीर घबरा जाता है। वीर तुरंत ही आगे की तरफ भागता है और इससे पहले कि बाबी जमीन पर गिर पाती, वीर तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। हालांकि ये बात और थी कि बाबी की बॉडी इस समय छूने में बहुत ही ज्यादा ठंडी महसूस हो रही थी। देखते ही देखते बाबी की सॉफ्ट बॉडी लकड़ी के किसी पीस के जैसी हो गई थी। न सिर्फ बाबी को अब अलग महसूस हो रहा था, बल्कि उसकी बॉडी एक्चुअल में लकड़ी में बदल गई थी, जिसकी वजह से वो देखने में लकड़ी से बनी डॉल के जैसी नजर आने लगी थी। बाबी की ऐसी हालत देखकर वीर इस समय बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा परेशान भी। वो बार बार बाबी का नाम चिल्लाता है, लेकिन एक बार भी उसे बाबी से कोई जवाब नहीं मिलता है। दूसरी तरफ बाबी की बॉडी से निकलने वाली ग्रीन रंग की लाइट और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी और उसकी बॉडी और भी ज्यादा से ज्यादा हार्ड होती जा रही थी। इसके अलावा बाबी की लाइफ फोर्स भी लगातार कम हो रही थी। बाबी की ऐसी हालत देखकर वीर अब वाकई में बहुत ही ज्यादा डर गया था। आफ्टर ऑल बाबी उसके साथ बहुत ही लंबे समय से रह रही है और उसे बाबी के अपने साथ रहने की आदत पड़ गई थी। यहां तक कि वीर का खुद का बेटा चीकू भी उसके साथ उतने लंबे समय तक नहीं रहा है जितने समय से बाबी वीर के साथ रही है। और यही वजह थी कि वीर के लिए बाबी अब बिल्कुल उसकी बेटी के जैसी हो गई थी और अब वीर की उसी बेटी बाबी को कुछ हो गया था, जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। और ऐसी सिचुएशन का सामना करने पर खुद वीर जैसा स्ट्रांग विल पावर वाला इंसान भी इस समय इतना ज्यादा डर गया था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगर वीर खुद ऐसी किसी सिचुएशन में फंसा होता तो उसे शायद इतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानता था कि वो किसी ना किसी तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकल ही आएगा। पर बात अब बाबी की जान पर बनाई थी और यही वजह थी कि वीर इस समय उतना ही ज्यादा टेंशन में था जितना कि किसी भी नॉर्मल बाप को होना चाहिए।